पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस की दिग्गज नेता गीता बुक्कल जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। मैडम, सदन के अंदर अगर चर्चा की जाए, जिस प्रकार से अभी 1.5 दिन की जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? किन बातों के जवाब मिले, किन के नहीं मिले? देखिए, जो शीतकालीन विधानसभा का सत्र चल रहा है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विपक्ष कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ और बहुत मेहनत के साथ तैयारी करके आई। वहीं सरकार तैयार नहीं थी, मंत्री तैयार नहीं थे, जवाब सही ढंग से नहीं दिए गए। हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं। जैसे मेरा स्वच्छ पेयजल को लेकर प्रश्न चला कि वाटर वर्क्स को आप किस शेड्यूल के तहत सफाई करते हैं, गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, अगर दूषित पानी पिएंगे तो लोग बीमार हो जाएंगे। खेतों में जो है जल भराव की स्थिति, चाहे मतलब केवल झज्जर की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में यही स्थिति थी। आपने क्षतिपूर्ति पोर्टल बना लिए, पोर्टल पर एक किसान को नहीं पता चला, वो नहीं जा पाया, तो उसको जो है किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में एक आधार और बैंक का जो एक लिंक नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से कितने हजार तो आज विधानसभा के पटल पर इंफॉर्मेशन रखी गई है। जैसे 742 के करीब तो केवल मात्र मेरे झज्जर के हैं, जिन बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, और इसके साथ साथ में वो लोग बीच में ही अपनी हायर एजुकेशन छोड़कर चले गए हैं। सरकार अपना पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी ये, अब ये 60-40 की रेशो में है। अब 60-40 होने की वजह से सरकार अपना टाइमली शेयर दे। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसको शेयर देना चाहिए, ताकि स्कॉलरशिप में कैग में भी पैरा बना था कि इसमें घपले हुए हैं। घपले घोटाले को रोकते हुए गरीब बच्चों के लिए है ये, एक उसमें से इनकम लिमिट हटा दी जानी चाहिए। सभी को जो पढ़ना चाहता है उसको राइट टू एजुकेशन आ गया है, नई शिक्षा निधि आ गई है, तो मैं समझती हूँ सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। एक मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है। एनपीएस के खिलाफ पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, अब जैसे हिमाचल में बनी है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, वहाँ पर भी उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा मिलने जा रहा है। तो इसका हमने भी यहाँ पर कॉल अटेंशन लगाया था, जो कि विधानसभा में एक्सेप्ट नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो, उसकी हम मांग करते हैं। साथ ही साथ में ये जो हमारे एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो बच्चे हमारे नीट की नेशनल लेवल की परीक्षा देकर मेरिट में आए, रैंक लेकर आए, उन्होंने अच्छे से अच्छे मेडिकल में उनको एडमिशन मिला, और उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि उनको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ा इस चीज को लेकर कि भाई हम एडमिशन नहीं लेंगे। हम क्या हल है, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, मेरा मानना ये है, जो चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन और एजुकेशन, दोनों को सस्ता करना चाहिए। It should be the duty and responsibility of the government to provide the good quality education as well as the medical education. क्या कारण था? सस्ती शिक्षा के लिए 20,000 बच्चा हमारा यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन के लिए गया, जिसमें 2,000 बच्चे हमारे हरियाणा से भी थे। मेरा मानना ये है कि कोरोना की दस्तक फिर से पूरी दुनिया में शुरू होने जा रही है। शिक्षकों की, टीचरों के साथ साथ डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की हमारी बहुत ज़्यादा कमी रही। तुरंत प्रभाव से सरकार को बॉन्ड पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए। डॉक्टर्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, मतलब उनको बल्कि स्कॉलरशिप देनी चाहिए। जो मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको सस्ती मेडिकल एजुकेशन देकर मेडिकल लाइन को प्रोत्साहित करना चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन में एमसीएच की क्लासेस लगनी चाहिए, सुपर स्पेशलिटी की क्लासेस लगनी चाहिए, ऑक्सीजन के प्लांट लगने चाहिए। इस शिक्षा को महंगी करने की बजाय सस्ती करना चाहिए। और बच्चों की जो मांग है, जो लगातार धरने पर बैठे हैं, सरकार ने अपने दबाव से उनका धरना समाप्त करवाया है, वो संतुष्ट नहीं है, हम भी संतुष्ट नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी चाहते हैं कि बॉन्ड पॉलिसी को डिले किया जाए, क्योंकि ऐसे समय में पहले से शॉर्टेज है। लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, स्वयं ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उसके बावजूद भी सरकार जो है अड़ी हुई है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विधायकों की एक सदन के अंदर चर्चा देखने को मिली 5 करोड़ डेवलपमेंट के लिए, उस पर क्या निष्कर्ष है? आपका राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है। देखिए, शुरू में जब ये सरकार बनी 2019 में, हमें एक पत्र टीसी गुप्ता जी के द्वारा सरकार के द्वारा लिखा गया, सालाना 5 करोड़ विकास कार्यों के लिए विधायकों को दिया जाएगा। और हमने हफ्ते में ही, जैसे मैंने 20 फरवरी 2020 को ही फटाफट से वो हमने दे दिए काम।
आज 22 खत्म होने वाला है, नया साल 23 का आने वाला है। आज तक हमें कह दिया गया है कि पैसा सैंक्शन हो गया, 1 रुपया भी हमारे क्षेत्र में 5 करोड़ की राशि का नहीं मिला। हमने कल मुख्यमंत्री जी को कहा अगर आप देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते हैं तो आप कह दें कि हम नहीं दे पाएंगे। और कल कहा गया था कि MP लैड की तर्ज पर MLA लैड जो है वो शुरू किया जाए, ताकि विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करवाने का, चाहे स्कूल में देना है, पीने के पानी के लिए देना है, किसी गली के लिए देना है, चौपाल को लिए देना है, अधूरी पड़ी चौपाल के लिए देना है, डिस्ट्रिक्ट प्लान से जो कार्य नहीं हो रहे हैं अपने MLA लैड से हम दे दें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ मना कर दिया। मैं समझती हूँ ये हमारे क्षेत्र के साथ और विशेष तौर से जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैडम, राहुल गांधी की यात्रा दूसरा फेज अब शुरू होने वाला है। पहला फेज हरियाणा में जब एंटर हुआ, सारे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और इसका कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक यात्रा जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रही है। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई, 3570 किलोमीटर की ये पद यात्रा, पैदल वो चल रहे हैं, किसी गाड़ी में वो नहीं चल रहे हैं। ये पद यात्रा में पूरी देश और दुनिया में हलचल मचा कर रख दी है, एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मैं समझती हूँ इससे न केवल कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ की बात है, न केवल ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जो हैं इससे जुड़े हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, आम जनमानस जुड़ा है, व्यापारी कर्मचारी जो हैं वो जुड़े हैं, गरीब दलित और आम महिलाओं की आवाज़ को पूरी तरह से सुना जा रहा है। मैं समझती हूँ ये कदम जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, चुने हुए नुमाइंदों की आवाज को बंद करने का काम किया है, इससे इस यात्रा से एक आम जनमानस में खुशी का माहौल है। उनको ये लग रहा है कि अब उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उसका समाधान करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, हरियाणा में क्या लगता है आपको 2024 कांग्रेस कैसे टारगेट पूरे करेगी? देखिए, ऐसा है जैसे राहुल गांधी जी की जो यात्रा हमारा मुंडका से फिरोजपुर झिरका होते हुए, सोना होते हुए फरीदाबाद गई, अथाह भीड़, अथाह प्रेम, अथाह स्नेह लोगों को मिला है। कुछ बेल्ट तो ऐसी थी जहां पर सारे के सारे जने बीजेपी के लोग थे, किसी ने परवाह नहीं की और राहुल गांधी जी की यात्रा में वो उमड़ पड़े। वो इसलिए उमड़ पड़े क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से परेशान है। 2 साल के बाद पंचायती राज के चुनाव हुए, सरपंचों पर तलवार चला दी। 1.5 साल के बाद नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए थे, नगर परिषद और पालिका के चेयरमैनों की पावर्स पर तलवार चला दी, विधायकों की पावर्स काटी जा रही है। तो लोग तो दुखी हैं, किसान खुश नहीं हैं, स्कूलों के टीचर, पहली बार हो रहा है टीचर भी धरने पे, बच्चे भी धरने पे, उनके पेरेंट्स भी धरने पे, स्कूल बंद कर रहे हैं, रेगुलर आप जॉब नहीं दे रहे हैं, आप जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। मैं समझती हूँ ये सरकार की शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्स की रिजर्वेशन को बैकडोर से खत्म करने का एक प्रयास है। मैडम, 2022 समाप्ति की ओर है। अगर हरियाणा में भाजपा सरकार के 8 साल और 2022 1 वर्ष मोटा मोटा आंकलन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो में बात करती है उसके अलावा दूसरे एजेंडे पर काम करने का काम करती है। धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर इस तरह से काम किया जा रहा है। जो आपने कहा था हर जिले में आप मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में आप यूनिवर्सिटी खोलेंगे, लाखों युवाओं को आप रेगुलर रोजगार देंगे, आप उनको कौशल विकास के निगम के तहत जो है कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती दे रहे हैं, रेगुलर भर्ती आप कर नहीं रहे हैं, किसानों को MSP मिल नहीं रही है, मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें किसी वजह से पहले बन जाती थी, आप उस बोर्ड को समाप्त करना चाह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, आदरणीय राहुल गांधी जी की जब यात्रा वहाँ पर आई, बद से बदतर हालों की जो सड़कों की हालत थी, प्रदेश की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है, बिजली की जो है वो बुरी हालत है। नए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग बनाने से क्या होता है, कोई भी डायरेक्टर रेगुलर नहीं है, प्रोफेसर्स रेगुलर नहीं है, नए कॉलेज बना रहे हैं, आप स्टाफ नहीं दे पा रहे हैं, टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को आप मर्ज कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सरकार की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है
आज लोगों में इस बात का बड़ा रोष है। रोजगार, बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है। कोरोना की वजह से फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस राज को याद कर रहे हैं, जिसमें हमारा हरियाणा, चाहे खेलों की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन, मेट्रो में, इनमें जो है हमारा हरियाणा जो एक नंबर था, आज उसको याद कर रहे हैं। धन्यवाद मैम। तो ये हैं गीता बुक्कल, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। अनेक मुद्दों पर इन्होंने पंजाब केसरी से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।